ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। देखिए हम लोग आगे क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर हम लोगों ने चालू किया है और इसमें हम लोग कहाँ पर हम लोग आ गए हैं, तो हम लोग आयनिक बॉन्ड पे चल रहे थे और आयनिक बॉन्ड में हम लोग प्रॉपर्टीज पे चल रहे थे। और कितने लेक्चर हो चुके हैं हम लोग के? 6 लेक्चर हो चुके हैं। आज हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 7, है ना। और इसमें हम लोग आगे प्रॉपर्टी नंबर 5 पर आ गए। प्रॉपर्टी नंबर 5 हेडिंग करिए ब्रिटल नेचर। प्रॉपर्टी नंबर 5 इज ब्रिटल नेचर। पहले तो ये देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ब्रिटल। व्हाट, हाँ, रफ सरफेस नहीं, ब्रिटल उसको नहीं कहते हैं। ब्रिटल उसको कहते हैं व्हेन यू अप्लाई, जैसे ये है, ये ग्लास है ना, हम इसको अगर हैमर करें तो व्हाट विल हैपन, मतलब टूटना 2 तरह का होता है। अगर हमने इसको तोड़ा, ये, इसमें पीसेस ज्यादा होंगे, किसमें पीसेस ज्यादा होंगे? दोनों को हैमर करते हैं। इस पेन को हैमर करते हैं, ये प्लास्टिक का है, और ये ग्लास का है, दोनों को हैमर करते हैं। किसमें पीसेस ज्यादा होंगे? इसमें ज्यादा होंगे, इसी को ब्रिटल कहा जाता है। तो ब्रिटल को हिंदी में बिखरना, ये वर्ड ज्यादा इंफॉर्मेटिव है ना, बिखरना। कि जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे मेटल पे फोर्स अप्लाई करें, तो मेटल्स ब्रिटल नहीं होती हैं। मेटल्स कैसी होती हैं? दे आर मैलिएबल। दे आर मैलिएबल। मैलिएबल का क्या मतलब है? मैलिएबल का क्या मतलब है? मैलिएबल का मतलब है बीटन इनटू शीट। कि हम अगर उसको हैमर करें तो क्या हो जाएगा, वो शीट में वो फैल जाएगी, मेटल शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। और यहां पे जो प्रॉपर्टी आ रही है, ब्रिटल का मतलब आयनिक कंपाउंड को जब हैमर करते हैं तो वो ब्रिटल नहीं, वो मैलेबल नहीं होती, मतलब वो फैलती नहीं है, वो क्या होती है, बिखर जाती है, बिखर जाती है ना। तो ब्रिटल किसकी प्रॉपर्टी है? ब्रिटल नेचर आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी। कोई आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल बताइए। NaCl, बहुत अच्छा। NaCl को अभी तो पता नहीं आपने देखा कि नहीं, पहले घर में नमक इतने बड़े बड़े पीसेस में ऐसे आता था, जो देसी नमक होता था, जो समुद्र से डायरेक्ट आता था। पहले वो घर में आता था तो मम्मी उसको धुलती थी और फिर हम लोग को भेजती थी, जाके पिसवा के ले आओ, चक्की से पिसवा के लाते थे, वो होता था। नहीं तो सिलबट्टा जानते हैं, सिलबट्टा घर में, तो उससे हम लोग पीसते थे। हम भी पीसे, बड़ी मजा आती थी उसमें खेलने में, है ना। तो वो जो नमक होता था, अगर बहुत बड़ा पीस है तो फिर जब उसको ऐसे तोड़ते थे, वो छोटे छोटे पीस में वो बिखर जाता था। तो ये यही प्रॉपर्टी है, ब्रिटल नेचर है। जितने आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली ब्रिटल, मतलब अगर उसे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। ठीक है, नोट करिए। आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली ब्रिटल। आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली ब्रिटल, हाईली ब्रिटल। That is when a little external force is applied. When a little external force is applied on them, then comma, they are easily broken. They are easily broken. They are easily broken. फिर नेक्स्ट करिए नंबर 6, आइसोमॉर्फिज्म। प्रॉपर्टी नंबर 6 करिए, आइसोमॉर्फिज्म। ये वर्ड, इसके पहले आपने कभी सुना आइसोमॉर्फिज्म? किस चीज से रिलेटेड है आइसोमॉर्फिज्म? या इससे मिलता जुलता कोई वर्ड आपने कुछ याद आ रहा है?
आइसोमर, बहुत अच्छा, अगली प्रॉपर्टी होगी आइसोमरिज्म, है ना। आइसोमॉर्फिज्म, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू ओनली आयनिक कंपाउंड्स, ओनली आयनिक कंपाउंड्स। और आइसोमरिज्म कहाँ होता है? आइसोमरिज्म कोवेलेंट कंपाउंड्स में होता है, तो दोनों ऑपोजिट है। अच्छा, ये किससे रिलेटेड? आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म इज रिलेटेड टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आइसोमॉर्फस उसको कहते हैं दोज आयनिक कंपाउंड्स विच हैव सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। आयनिक कंपाउंड तो क्रिस्टलाइन होते हैं ना, दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं? जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट डेफिनिट होता है। मतलब देखिए, सबसे बड़ी पहचान क्या है? हम दो सॉलिड्स लेते हैं, दो सॉलिड्स में हमने एक सॉलिड लिया, हमने कॉपर को लिया, ये कॉपर की प्लेट है या कॉपर की रॉड, कुछ भी ले लिया। और दूसरा हमने क्या किया? हमने एक प्लास्टिक ले लिया, प्लास्टिक ले लिया, और दोनों को हम ये क्या किया? हीट किया, दोनों को हमने हीट किया। अच्छा, इसको जब हीटअप करेंगे रेजल, प्लास्टिक को, तो ये किस टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा? कोई आइडिया? अगर इसको इधर से हीटअप करना शुरू करें तो इसके अंदर क्या चेंजेस आपको नजर आएंगे? कैसे ये मेल्ट करता होगा प्लास्टिक? क्या ऐसा होगा कि ये पहले पूरा हीटअप हो जाएगा, उसके बाद ये मेल्ट करेगा? ऐसा होगा क्या? नो। हाँ हाँ, ये जहां पर आपने हीटअप किया है इतना पोर्शन क्या होगा? मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, बाकी का पोर्शन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि हीट यहां से यहां पर नहीं जा रही है। लेकिन अगर हमने इसको कहीं भी हीटअप किया, इसको यहां पे हीटअप किया, तो क्या होगा? पहले ये पूरा यूनिफॉर्मली क्या होगा? हीटअप करेगा, पूरा यूनिफॉर्मली एकदम गर्म हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे पूरा टेम्परेचर एकदम बराबर। ऐसा नहीं होगा कि यहां ज्यादा गर्म हो गया, यहां पे थोड़ा गर्म हो गया। हाँ, शुरू में रहेगा, शुरू में रहेगा, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद जब पूरा एकदम गर्म हो जाएगा, और फिर एक टाइम आएगा जिसको आप मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगा? पूरा का पूरा कॉपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे ऐसा नहीं हो रहा था। यहां पे तो जिधर हमने हीटअप किया वो तो मेल्ट हो गया, बाकी पोर्शन कैसा है? सॉलिड है, वैसे ही सॉलिड है। इसको अमॉर्फस कहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो इनडेफिनिट है, वो आइडेंटिकल नहीं है। यहां पे कुछ और अरेंजमेंट है, यहां कुछ और अरेंजमेंट है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें पूरा अरेंजमेंट एकदम सेम है। इसी को क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कहते हैं। तो क्रिस्टल्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, दे हैव गॉट अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव गॉट अ मेल्टिंग पॉइंट, एंड अमॉर्फस दे डू नॉट हैव। इसीलिए देखिए, ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट क्यों नहीं होता? बिकॉज इट इज अमॉर्फस, इट इज अमॉर्फस का ज्योमेट्रिकल पैटर्न डेफिनेट नहीं है ना। थोड़ी दूर यहां पे सेम रहेगा, फिर अलग हो गया, फिर सेम हो गया, फिर अलग हो गया। तो जितना सेम उतना मेल्ट कर जाएगा, जो डिफरेंट है वो मेल्ट नहीं करेगा, वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। तो ये क्लियर आपके दिमाग में इमेज बन जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं। बहुत अच्छा। अब उसके अंदर हम चल रहे आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फिज्म में, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फस किसको कहते हैं? दोज आयनिक कंपाउंड, देखिए आयनिक कंपाउंड्स आर मेड ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। अगर हम एक काम कर लें, कैटायन और एनायन का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाए, कैटायन एनायन का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाए, तो फिर ये जो कंपाउंड्स है, ऐसे आयनिक कंपाउंड्स के क्रिस्टल सेम रहते हैं, दे आर कॉल्ड आइसोमॉर्फस। तो मतलब ऐसा नहीं कि सारे कंपाउंड आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे,
सारे आयनिक कंपाउंड नहीं शो करेंगे, खाली वही करेंगे जिनके कैटायंस एनायंस का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहे, आइडेंटिकल रहे, वही करेंगे। ठीक है, नोट करिए, लिखिए आयनिक कंपाउंड्स शो आइसोमॉर्फिज्म। Ionic compounds show isomorphism, full stop. The ionic compounds made of ions, with identical electronic configurations, show an identity in their crystalline forms, full stop. Such compounds are called isomorphous. And this property is called isomorphism. Underline करिए, isomorphism is called isomorphism. Underline isomorphism. Then write example में लिखिए Na+F- सोडियम फ्लोराइड, Na+F-, और उसके नीचे उसको कॉन्फ़िगरेशन देखिए। Na+ का कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या होगा, Na का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सोडियम इज 281, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तभी तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 28 हो गया, तो Na+ का 28 हो गया। अच्छा, F का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फ्लोरीन का, पेज के ऊपर अलग से या यहीं पे लिखिए, नीचे लिखिए Na = 281। अभी यहां पे लिखने के लिए जगह छोड़ दी, इसके नीचे अलग से लिखे Na = 281, F = 2,7। कैसे पता लगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, आगे लिखिए, सोडियम के आगे 11 भी लिख लीजिए, Na के आगे 11 लिखिए, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इसलिए 2,7 हो गया। अच्छा, अब फिर अगले स्टेप पे लिखे देयरफॉर Na+ = Na के बाद Na = एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हो जाएगा 2,8 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और F- का हो गया 2,8 हो गया। तो अब जहां पर आपने NaF लिखा था, NaF एंड MgO एग्जाम्पल में, वो कंप्लीट करिए। एग्जाम्पल में लिखा था NaF एंड MgO, ये दोनों आइसोमॉर्फस है, क्यों, इसको भी कॉपी करिए, Mg पे 2+, O पे 2-, उसका कॉन्फ़िगरेशन सबके, Mg 2+ का क्या हो जाएगा, इट इज ऑल्सो 2,8, O 2- का क्या होगा, 2,8। कैसे हो गया, तो फिर अलग से लिखिए, नीचे लिखिए Mg का कितना होता है, Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो हो जाएगा 282 हो गया। लिखिए, कॉपी में लिखिए, Mg 12 हो गया तो हो जाएगा 282, तो 282 अगर है तो Mg 2+ क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। बहुत अच्छा,
फिर अगले स्टेप पे ऑक्सीजन का बताइए हमको, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, हाँ 8, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8। तो 8 का डिस्ट्रीब्यूशन करिए तो क्या हो जाएगा? 2,6 हो गया, 2,6 हो गया। लिखिए कॉपी में लिखिए, ऑक्सीजन 2,6 हो गया। तो फिर O2 माइनस क्या हो गया? 8 हो जाएगा। बहुत अच्छा, तो अब समझ में आ रहा है 28 28 28 28 ये कैसे आ गया। अच्छा अब देखिए जरा, सबका अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो रिजल्ट क्या होगा? दीज हाँ बोले, आइसोमॉर्फस हो जाएंगे, दीज कंपाउंड्स आइसोमॉर्फस। अब अपनी लैंग्वेज में बताइए कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म? वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिनके क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम होते हैं, और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी। एंड व्हाट टाइप ऑफ, डू ऑल आयनिक कंपाउंड्स शो आइसोमॉर्फिज्म? नो। तो हाँ हाँ सेम हो जाए, मतलब वो जो है बिकॉज दे आर मेड ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, तो दोज आयनिक कंपाउंड्स हुज कैटायंस एंड एनायंस हैव आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ओनली दीज कंपाउंड शो आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी करिए, नंबर 8 लास्ट है, आइसोमॉर्फिज्म, नो आइसोमेरिज्म। आइसोमॉर्फिज्म तो हो गया, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। और अभी हम लोगों ने कहा था कि आइसोमेरिज्म इज शोन बाय कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। तो नीचे सेंटेंस खाली करिए, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिबिट, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। फिर सेकेंड बॉन्ड स्टार्ट करिए, सेकेंड बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हेडिंग करिए, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड कंप्लीट कर लिया, नाउ वी आर स्टार्टिंग कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब जरा देखिए, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, आयनिक बॉन्ड हम लोगों ने कैसे बनाया था? हाँ कैटायन होता है, एंड कैटायन एनायन कैसे बनते हैं? बहुत अच्छा, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनाता है? तो कैटायन फॉर्म करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनायन फॉर्म करेगा। एंड एज सुन एज कैटायंस एंड एनायंस आर फॉर्म्ड एट वंस आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म, फिर वो रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बना लेता है। लेकिन जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो ये कैसे बनता होगा? बहुत अच्छा, हाँ ठीक है, मतलब व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच दे अटेन द ऑक्टेट। जैसे आयनिक कंपाउंड्स जो ऑक्टेट अटेन करते हैं वो कैसे करते हैं? तो आंसर इज बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन देता है एक लेता है। लेकिन जब नॉन मेटल ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो वो क्या करते हैं? दे हाँ बहुत अच्छा, दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो अब एक लाइन में अगर क्वेश्चन कर दें कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं, तो आप बोलेंगे इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पे जब शेयरिंग कराते हैं तो शेयरिंग के लिए हम लोगों ने कंडीशन रखी है म्यूचुअल शेयरिंग। ऐसा नहीं होगा, मान लिया कि हम लोग को अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है तो ऐसा नहीं होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन आप दीजिए 1 इलेक्ट्रॉन हम दें, नहीं, दोनों को इक्वल देना होगा। म्यूचुअल शेयरिंग होगी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये किया है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द शेयरिंग? ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जैसे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इज मेड ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमने H2 कर दिया ये, तो ये देखिए सिंगल बॉन्ड है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फिर हमने अगर O2 कर दिया, ऑक्सीजन कर दिया, O2 में बॉन्ड कैसा रहता है? डबल बॉन्ड रहता है। ऐसे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन
ट्रिपल बॉन्ड रहता है। कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ये देगा, 3 ये देगा। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन करके फिर एग्जाम्पल करते हैं। डेफिनेशन नीचे लिखिए। डेफिनेशन लिखिए, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, chemical bond formed between the two non-metal atoms, between two non-metal atoms by the mutual sharing, by the mutual sharing of equal number of electrons, equal number of electrons, equal number of electrons by both the atoms, by both the atoms, both the atoms is called covalent bond, is called covalent bond, covalent bond। फिर एग्जाम्पल स्टार्ट करिए। पहले एग्जाम्पल लिखिए Cl2। फर्स्ट एग्जाम्पल राइट Cl2, Cl2। Cl2 में बॉन्ड कैसा रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल कोवलेंट है। Cl2 के नीचे ऐसे लिखे, Cl2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो अब देखिए बनाएंगे कैसे, ऐसे यहां से शो करिए। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन बताइए। नीचे लिखिए 17Cl, 17 एटॉमिक नंबर है इसका, 17। तो 17 का डिस्ट्रीब्यूशन करिए जरा। 2,8 7 लिखिए, 2,8,7, 17 हो गया। तो आउटर मोस्ट में कितना गया? 7 इलेक्ट्रॉन गया। वही इलेक्ट्रॉन यहां शो करिए, Cl लिखिए और 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके 1 इलेक्ट्रॉन इसके सामने कर दिया हमने। 7 इलेक्ट्रॉन दिखाइए, 2, 4, 6 एंड 1 7। प्लस दूसरा क्लोरीन भी डाल दीजिए, सेकेंड क्लोरीन, 2, 4, 6 और एक 7। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दिए। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। फिर ये देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, ऐसे सर्किल करिए, अगले स्ट्रक्चर बनाइए Cl और 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहने दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां डाल दीजिए बीच में ला करके। हां, दूसरा क्लोरीन भी ऐसे आ गया। हाँ, 2 सर्किल बनाइए। उसके बाद दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आ गए? दोनों क्लोरीन के बीच में आ गए, दोनों क्लोरीन के बीच में आ गए। ठीक है, अब दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो नीचे लिख लिए, ऐसे लिख करके देन राइट और वी कैन राइट Cl बॉन्ड Cl, हो गया। उसी को Cl2 कहा जाता है, Cl2। फिर दूसरा एग्जांपल लिखे H2O, वाटर, H2O, H2O। तो कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हाइड्रोजन का बताइए, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का भी हम लोगों ने किया था, 2,6 लिखते चलिए फटाफट। H इज इक्वल टू 1 और O इज इक्वल टू 2,6। बनाने के पहले कॉन्फ़िगरेशन जरूर लिखेंगे हम लोग, क्योंकि उसी से इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेगा ना। फिर अगले स्टेप में ऐसे लिखिए, H, इधर 1 इलेक्ट्रॉन शो करिए H के बगल में। फिर O के पास कितने हैं?
6 तो ऐसे देखिए, दो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे कर दीजिए और एक इधर कर दीजिए, एक इधर कर दीजिए, तो शेयरिंग में आ जाएगा फिर। और राइट हैंड साइड में एक और हाइड्रोजन लगा दीजिए, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद शेयरिंग दिखा दीजिए। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लिया तो ऐसे सर्किल करके 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। फिर इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसके बाद ऑक्सीजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन से लिया, है ना। तो अब देखिए हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, डुप्लेट हो गई, इसके पास भी 2 हो गया और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब देखिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड कैसे बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड। तो अब इसी को ऐसे लिख दीजिए, और H बॉन्ड O बॉन्ड H, वाटर ऐसे होता है, H बॉन्ड O बॉन्ड H, 2 सिंगल बॉन्ड्स बना दीजिए हम लोगों ने, H बॉन्ड O बॉन्ड H, 2 सिंगल बॉन्ड्स, 2 सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। फिर थर्ड एग्जांपल करिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वही काम करते हैं, पहले C का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन का, तो 2,4 लिखते रहिए, 2,4, तो आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर ऑक्सीजन का भी हम लोगों ने किया था, ऑक्सीजन 2,6, बहुत अच्छा, आउटरमोस्ट में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ऐसे करिए, सेंटर पे C लिखिए, कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखाइए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखाइए। उसके बाद दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन लगाइए, ऑक्सीजन के पास कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो उस 6 का हम लोग देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। उस 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के सामने कर दीजिए और 4 इलेक्ट्रॉन इधर ऊपर नीचे कर दीजिए। फिर इस ऑक्सीजन के साथ भी यही क्या, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के सामने, 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे कर दीजिए। फिर ऐसे शेयरिंग दिखाइए। ये बताइए, ये जो शेयरिंग कर रहे हैं किसकी ऑक्टेट कंप्लीट हुई ना, ये जैसे ये जो सर्किल किया हम लोगों ने, ये किसकी कंप्लीट हुई, ऑक्सीजन की। बहुत अच्छा, कंप्लीट करिए, ऐसे सर्किल बनाइए। फिर उसी तरह से दूसरे ऑक्सीजन की कंप्लीट कर दीजिए, ये ऐसे इनक्लोज किया तो इस ऑक्सीजन की कंप्लीट हो गई। अब कार्बन का कैसे करें, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन से ले लीजिए, ये कंप्लीट किया। और वी कैन राइट बॉन्ड कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। उसके बाद ऑक्सीजन पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, ये क्या चीज है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, बहुत अच्छा। नीचे लिखिए, ऑक्सीजन हैज 2 LP, ऑक्सीजन हैज ऑलवेज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर अगला एग्जाम्पल करिए, N2 नाइट्रोजन, बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। फिर से वही काम करते हैं, पहले नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बताइए, नाइट्रोजन इज 7, तो क्या हो जाएगा 2, 5, हाँ लिखिए, लिखते रहिए, 7 हो गया, 2,5, तो आउटर मोस्ट में कितना गया, 5 इलेक्ट्रॉन, 5। तो दिखा दिए 2 नाइट्रोजन बनाइए, और 5 इलेक्ट्रॉन को शो कैसे करें, 5 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन सामने सामने कर दीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने सामने सामने किया और 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में कर दिया। अब देखिए जरा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए नाइट्रोजन को, नहीं ऑक्टेट करने, नहीं देखिए दोनों नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट पे कितने हैं, 5 है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड, नो 3 इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड ना, ऑक्टेट का मतलब 8 होता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड, तो 5 है तो कितना दे दें, 3 और दे दें,
तो इसलिए 3-3 की शेयरिंग किया इसने। तो अब ये सर्किल बनाइए, ये देखिए एक की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, फिर दूसरे की कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टेकिंग पार्ट इन द शेयरिंग? 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट्स अ रिजल्टिंग बॉन्ड विल बी ट्रिपल बॉन्ड। अब बना दीजिए, राइट, और n ट्रिपल बॉन्ड n, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड n, और फिर नाइट्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन बच रहा है क्या? हाँ, ईच नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर। हाँ, बहुत अच्छा, 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। फिर नेक्स्ट हेडिंग करिए फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखिए जरा, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड को फेवर करते हैं? सबसे पहला फैक्टर देखिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल। स्टार्ट करिए, फर्स्ट फैक्टर, राइट, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल। और फिर पहले हमको आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में कुछ बताइए, व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? हाँ, रिकॉल करिए, किसको कहते हैं आईपी? व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यू विल हैव टू सप्लाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब जरा फिर सोच के बताइएगा, अगर हम किसी एटम की आईपी कम कर दें तो ये कैटायन जल्दी बनाएगा कि देर में? ना, किसी एलिमेंट की आईपी हमने कम कर दी, कम करने का मतलब हो गया, हाँ, कम करने का मतलब हो गया कि इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अगर हमने एटम की आईपी कम कर दी तो इट विल हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन, और अगर कैटायन फॉर्म करेगा तो फिर आयनिक बॉन्ड बना लेगा। अब आपको दिमाग लगाना है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाना है, हमको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, तो आईपी क्या करें? कम की ज्यादा? ज्यादा कर दें। अब समझ आ रहा है? अगर हमने ज्यादा की आईपी तो ये कैटायन फॉर्मेशन फेवर नहीं करेगा, कैटायन जल्दी बनाएगा, क्योंकि जिनकी आईपी ज्यादा होती है वो जल्दी कैटायन नहीं बनाते हैं। तो जब कैटायन नहीं बनाएगा तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा तो दो ही ऑप्शन मेरे पास, या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट होती है या शेयरिंग से कंप्लीट होती है। तो शेयरिंग के लिए आईपी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। नोट करिए, फर्स्ट लिखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल, लिखिए दी एटम्स हैविंग, एटम्स कर लीजिए, दी एटम्स हैविंग हायर वैल्यूज ऑफ their IPs, atoms having higher values of their IPs do not have a tendency to form cations, full stop. So these elements do not form ionic bonds, then comma, but they form a covalent bond, then full stop. Therefore
for the formation of, therefore for the formation of a covalent bond, for the formation of a covalent bond, higher IPs of the combining atoms, higher IPs of the combining atoms is favored. Now stop writing. अब बताइए कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो आईपी को कम रखें या ज्यादा रखें और क्यों? हाँ क्यों? बहुत अच्छा, तो केटायन फॉर्म करेगा, केटायन बना लेगा तो फिर आयनिक बॉन्ड बना लेगा। उसी को प्रिवेंट करने के लिए हमने आईपी बढ़ा के रखी। तो पहला फैक्टर आईपी शुड बी हाई। फिर सेकंड फैक्टर करिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप जरा देखिए, फिर पहले रिकॉल करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आईपी का उल्टा होता है। हाँ तो बताइए। बहुत अच्छा, कि when one electron is added to any atom, the amount of energy liberated is called electron affinity, or it is also called electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है? ना, हाँ बहुत अच्छा, यूजुअली इट इज नेगेटिव। कोई कंडीशन बताइए जब ये पॉजिटिव हो जाए। हाँ बहुत अच्छा, कोई एग्जांपल? इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है क्योंकि उनको एनर्जी देना पड़ता है जब इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जिसको नहीं पता वो गेस नहीं कर पाएगा। कि ज्यादातर बच्चों को पता रहता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव होती है और इलेक्ट्रॉन अनइनिशियल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अच्छा, आईपी इज नेवर नेगेटिव। एफिनिटी तो दोनों हो सकती है, एफिनिटी जनरली नेगेटिव होती है लेकिन कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अनइनिशियल पोटेंशियल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव कभी नहीं होती है, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी आपको देना ही पड़ता है। कभी ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन निकालना हो एनर्जी निकल रही, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट था। अच्छा, फिर देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर एक की ज्यादा हो जाए, एक की कम हो जाए, तो जिसकी कम होगी वो बेचारा लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला छीन लेगा इलेक्ट्रॉन इससे, और जैसे ही ऐसा हुआ तो फिर आयंस बन जाएंगे। अगर आयंस बन गए तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो हमें प्रिवेंट करना है, तो प्रिवेंट करने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों एटम की एफिनिटी इक्वल होनी चाहिए, ज्यादा भी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में डिफरेंस हुआ तो हाँ, जिसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो ले लेगा उस पर कोई चार्ज बताइए, नेगेटिव चार्ज, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसने लूज किया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए, लिखिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। पहले आप ऐसे आंसर नहीं करते थे जैसे अब आंसर करने लगे, पहले क्लास में इतना आंसर कहाँ करते थे आप, तो अब कैसे होने लगा आंसर अब? हाँ, मतलब देखिए, जो स्कूल में नहीं होता है, हमें लगता है कि बच्चों से इंटरेक्शन नहीं करते वो, कि अगर स्कूल क्या चाहता है, स्कूल खाली बेस्ट चाहता है। अरे बेस्ट कैसे होगा, आप उसके साथ लगी तो जैसे नहीं आ रहा है तो हम लगे रहते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये सुन के अच्छा लगता है जब आप आंसर करते हैं। तो चलिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड द एटम्स
must have equal attraction, must have equal attraction for electrons, must have equal attraction for electrons, electrons, full stop. In other words, the combining atoms should have, the combining atoms should have almost equal electron affinity, almost equal electron affinity, almost equal इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. फिर थर्ड फैक्टर करिए, न्यूक्लियर चार्ज एंड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियर चार्ज एंड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. हेडिंग करके फिर एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए. जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो शेयरिंग के बाद जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जाते कहां पे हैं? बहुत, हाँ ठीक है, दोनों के सेंटर पे आ जाते हैं, दोनों के सेंटर पे आ जाते हैं. तो जैसे हमने ये दिखाया, ये न्यूक्लियस है, सेंटर पे इनका न्यूक्लियस है, और दोनों इलेक्ट्रॉन देखिए शेयरिंग के बाद बीच में ऐसे आ जाते हैं. पहले इलेक्ट्रॉन अलग अलग थे, लेकिन शेयरिंग के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे बीच में आ जाते हैं. And these two electrons both are attracted by both the nuclei, दोनों न्यूक्लियस से अट्रैक्ट रहते हैं. अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर कूलम्स लॉ तो अप्लाई होगा. अगर कूलम्स लॉ अप्लाई होता है तो देखिए फोर्स ऑफ रिडक्शन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स ऑफ रिडक्शन किस पे डिपेंड करता है? F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये फॉर्मूला रहता है. यहां पे K कांस्टेंट भी आ जाएगा. तो देखिए फोर्स ऑफ रिडक्शन और चार्जेस में क्या रिलेशन हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि न्यूमरेटर में आ रहा है. अगर हम Q1 Q2 बढ़ा दें तो फोर्स ऑफ रिडक्शन बढ़ जाएगा. तो ये कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? और ज्यादा हो जाएगा. तो यही तो हमको करना है. वी आर स्टडिंग फैक्टर्स विच विल फेवर द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. मतलब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो बॉन्ड है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आए हैं, दे शुड बी स्ट्रांगली हेल्ड अप. क्या फैक्टर है कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली हेल्ड अप हो जाए बीच में? तो उसके लिए हम ये फोर्स क्या करें? बढ़ा दें. उसी फोर्स को बढ़ाने के लिए ये जो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनको क्या किया मैंने? बढ़ा दिया. तो न्यूक्लियर चार्जेस ज्यादा हो जाए. और देखिए जरा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के, दोनों न्यूक्लियस के बीच के जो डिस्टेंस है, ये कैसी होनी चाहिए? कम की ज्यादा? इलेक्ट्रॉन देखिए जैसे दो अनलाइक चार्जेस हैं, उनकी दूरी बढ़ा दें तब अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि पास में लाए तब ज्यादा? पास में लाए तब ज्यादा होगा. तो फिर ये R की वैल्यू क्या कर दें? कम कर दें. अभी तो बताया आपने, चार्जेस हैं, चार्जेस में अट्रैक्शन बढ़ाना है तो डिस्टेंस कम कर दें. दूर करेंगे फोर्स ऑफ रिडक्शन वीक हो जाएगा फिर तो ये हमने किया कि अब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियर चार्ज कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए. और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं. डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. ठीक है, स्टार्ट करिए. लिखिए इन द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, इन द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, in the covalent bond formation, the electrons are highly concentrated between
the two nuclei, between the two nuclei, between the two nuclei and attracted by both of them, attracted by both of them। फिर ये डायग्राम कॉपी करिए, ऐसे दो सर्किल बनाइए ओवरलैप करते हुए, दो सर्किल बनाया और दोनों सर्किल के बीच में ये न्यूक्लियस दिखाया, यहां पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए, जहां पे डार्क सर्किल है उसी पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिए, मतलब दिखाई पड़े कि न्यूक्लियस है ये। फिर दो इलेक्ट्रॉन बीच में ला दीजिए, ऐसे हमने किया, एक क्लॉकवाइज किया एक एंटी क्लॉकवाइज, दो इलेक्ट्रॉन बीच में लेके आए, इलेक्ट्रॉन बीच में लेके आ गए, ठीक है। फिर पैरा चेंज करिए। अच्छा, ये हमको बता दीजिए व्हाट इज दिस डिस्टेंस कॉल्ड, न्यूक्लियर डिस्टेंस। बहुत अच्छा है, ऐसे दोनों तरफ एरो बना के यहां पे लिखे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसी को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर दें, हाफ कर दें, तो इट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। इसी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को जब हाफ डिवाइड करेंगे तो उसी को बॉन्ड लेंथ कहा जाता है, ठीक है। पैरा चेंज करिए, आगे चलिए। बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स, because the force of attraction depends upon the charges, depends upon the charges, depends upon the charges on the two nuclei, charges on the two nuclei and the distance between them, and the distance between them full stop। therefore according to Coulomb's law, higher nuclear charges and smaller internuclear distance will be favored for the formation of a covalent bond, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब हमको समराइज करके बताइए कि व्हाट शुड बी द, पहले बताइए इंटर न्यूक्लियर, हाँ पहले कंप्लीट कर लीजिए। विल बी फेवर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब हमें समराइज करके बताइए कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो न्यूक्लियर चार्ज कैसा होना चाहिए और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, हाई होना चाहिए। बहुत अच्छा, कम होनी चाहिए, वेरी गुड, कम होनी चाहिए।
फिर अगला फैक्टर करिए नंबर 4, इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर देखिए जरा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो जाए देन व्हाट विल हैपन। पहले हेडिंग करिए नंबर 4, इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अब आपको गेस करना है, पहले तो वही क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। देखिए वहां पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन करना है। गेन और अट्रैक्ट में कोई डिफरेंस? अट्रैक्ट में फोर्सफुली ले लेगा, अट्रैक्ट में फोर्सफुली ले लेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब होती है जब एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब होती जब एटम अकेले होता है, आइसोलेटेड स्टेट में होता है। देखिए एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा आपको। अगर हमने क्या किया, मेरे पास क्लोरीन है, एक ये अलग से इंडिपेंडेंट क्लोरीन एटम था, हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करके और ये बना दिया, Cl- बना दिया। तो अब इसको क्या कहा जाए, ये आइसोलेटेड स्टेट में एटम था, अलग से था, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया ना, गेन किया। अट्रैक्ट कब करेगा, अगर ये कंपाउंड है, HCl था, अब क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन था, यहां पे, यहां इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से आया था, तो इसने गेन किया, और यहां पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर था, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ इलेक्ट्रॉन, इट रिफर्स टू अ मॉलिक्यूल। जब वो एलिमेंट मॉलिक्यूल के अंदर होता है तब इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाएगा, और वो अगर आइसोलेटेड है तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अब बताइए जरा, मेरे पास दो एलिमेंट हैं, सपोजिंग HCl ही है, अगर इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ा दें तो ये जो बॉन्ड है ये पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? अगर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ चला गया तो इस पे कोई चार्ज आएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा, अगर हमने यहीं पर ला करके फ्लोरीन लगा दिया, अब इस चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा कि कम होगा? और बढ़ जाएगा। इसलिए बढ़ जाएगा बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन और ज्यादा अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, तो ये चार्जेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एलिमेंट है जिसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड था, ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस जल्दी आयंस बन जाएंगे। तो अगर आयन बन गया तो फिर आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो हमने क्या किया, अगर हमको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम की ज्यादा होनी चाहिए, हाँ, या हाँ कम होनी चाहिए, या इक्वल हो जाए तो और अच्छी बात है। अगर इक्वल हो गई तो ये बॉन्ड कैसा होगा, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा फिर, और ये कोवेलेंट बॉन्ड प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, दिस कॉल्ड प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर थोड़ा भी डिफरेंस हो गया तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर, तो कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है, पोलर एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर को ही प्योर भी कहते हैं। तो हमें तो फैक्टर स्टडी करना था कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो कौन सा फैक्टर फेवर करेगा, इक्वल वाला फेवर करेगा। तो नोट कर दीजिए, लिखिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ a pure covalent bond, for the formation of a pure
covalent bond, pure covalent bond, then comma, both the combining atoms, both the combining atoms should have, both the combining atoms should have equal electronegativities, should have equal electronegativities, equal electronegativities, full stop. In other words, the difference of electronegativity, the difference of electronegativity between, difference of electronegativity between the two combining atoms, between the two combining atoms should be zero, should be zero, should be zero. फिर नेक्स्ट फैक्टर इंटरेस्ट नंबर 5 करिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फैक्टर नंबर 5 लिखिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ स्टॉप राइटिंग। पहले तो हमको ये बताइए व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, which electrons are called valence electrons? बहुत अच्छा। Electrons present in the valence shell are called valence electrons. And why they are called valence electrons? Because these electrons decide the valency of that element. That's why they are called valence electrons. ठीक है, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि all the electrons do not take part in reaction. Which electrons take part in the chemical bonding? Only those electrons which are present in the outermost shell, or we can say valence shell. अंदर के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? They are strongly held together by the nucleus. वो जैसे अंदर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास होंगे ना, तो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहते हैं, तो जल्दी निकल नहीं पाते, फिर वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। दैट्स ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन, अगर वैलेंस, सोच के आंसर करिएगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है, लाइक इफ इट इज 1, 2 और 3, तो वेदर दिस एलिमेंट हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट। अगर, हाँ बोले, फिर से सुनिए, मेरे पास कोई एटम है, उसके पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कम है, कम का मतलब 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, और इसे ऑक्टेट कंप्लीट करनी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो माय क्वेश्चन इज वेदर दिस एलिमेंट विल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन? गेन। बहुत अच्छा। क्यों? गेन कर लेगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नहीं, देखिए उल्टा हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है, अगर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है, तो ये मेटल है कि नॉन मेटल है? देन दिस एलिमेंट इज मेटल और नॉन मेटल। जिनके पास आउटरमोस्ट पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, वो मेटल होते हैं कि नॉन मेटल होते हैं? वो मेटल होते हैं। मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा होती है, लूज करने की ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो लूज नहीं करना चाहेगा, तो वो गेन करना चाहेगा। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है। तो हमें तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना था। अगर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा,
क्योंकि मेटल होगा, और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो कैटायन बना देगा, कैटायन बनाएगा तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, जो हमको बनाना नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो लूज नहीं करेगा, तो शेयर करेगा, फिर तो ये नॉन मेटल हो जाएगा। तो अगर आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा एंड दिस इज द कंडीशन। तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 5, 6 या 7 होने चाहिए। यही रीजन है ग्रुप 15, 16 और 17 ये एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, ये एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं और यही लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कंक्लूजन हम लोगों ने क्या किया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट कर दीजिए। देखिए फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड is favored when each of the combining atoms possess 5, 6 or 7 electrons, 5, 6 or 7 electrons in the valence shell, 7 electrons in the valence shell, full stop. That is why elements of group 15, 16 and 17, 15, 16 and 17 easily form covalent bonds, ठीक है। बस अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। हेडिंग करिए वेरिएबल कोवैलेंसी। नेक्स्ट टॉपिक होगा वेरिएबल कोवैलेंसी। बस इतना हेडिंग करके छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।